हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग एलटी प्रोटोकॉल टेस्टिंग का पार्ट 4 पढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा, मैं पिछले टॉपिक्स में आपको पार्ट 3 की बात करूं, पार्ट 2 और 1 के थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 4 पे आते हैं। इसमें क्या होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया आपको याद होगा तो आप जाके वीडियो भी देख भी सकते हैं। वहाँ से मेरे चैनल्स पे ऑलरेडी है, वहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम लोग चैनल इसमें क्या किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कशन किया था हम लोग के प्रोटोकॉल्स क्या है, 3GPP स्टैंडर्ड, ये सभी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, प्रोटोकॉल टेस्टिंग क्या होता है, और उसके बाद टूल्स कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कौन से टाइप का टेस्टिंग हम लोग करते हैं, मॉडर्न टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है, और इसके बाद इसका सेटअप किस तरह से होता है, ये सभी डिस्कशन हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ये डिस्कशन किया था। डिफरेंट टाइप का टेस्टिंग के बारे में कि कौन सा टेस्टिंग होता है, फंक्शनल टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग है, तो इसके बारे में बहुत सारे हम लोगों ने टेस्टिंग इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने ये किया था कि इसका एनालिसिस पार्ट भी किस तरह से सिनारियो होता है। और थर्ड जो पिछला टॉपिक्स आप देखेंगे पार्ट 3 का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा टॉपिक्स मेरे लिए अगर एलटीई प्रोटोकॉल टेस्टिंग कोर्स में जा रहे हैं तो उसके लिए कौन से टॉपिक्स में हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एलटीई का 3GPP स्टैंडर्ड बेसिक नॉलेज और नॉलेज ऑफ 3GPP स्पेसिफिकेशन और रिलीज। तो ये दोनों टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है इसमें। तो जितने टॉपिक्स थे यहाँ पे आज तक का मीन्स पार्ट 3 तक का जितना हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। अगर प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जा रहे हैं तो इतनी पढ़ाई करने के बाद, पार्ट 3 तक पढ़ाई होने के बाद, टॉपिक 3 तक होने के बाद, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो भी मैंने पिछला जो टॉपिक्स पढ़ा था उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन सा बेसिक क्वेश्चन है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल शुरू करते हैं आज के टॉपिक में। पार्ट 4 में हम लोग ये एलटी प्रोटोकॉल टेस्टिंग में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो बेसिक्स है, या कन्फ्यूज़न होगा आपको कि ये कैसे होता है, या इस टॉपिक्स में कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे इस क्लियर हो सकता है। तो आज का टॉपिक मेन टॉपिक से, आज पार्ट 4 का मेन टॉपिक से हम लोगों का कि इसमें मेन टॉपिक 4 जो है हम लोगों का पढ़ना है आज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये तो ऑलरेडी पहला आप देखेंगे कि 3GPP स्टैंडर्ड बेसिक नॉलेज और नॉलेज ऑफ 3GPP स्पेसिफिकेशन एंड रिलीज ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज का टॉपिक हम लोग एलटी आर्किटेक्चर, एलटी इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल्स। तो ये जो इंटरफेस और प्रोटोकॉल्स हम लोग इसमें बेसिक्स अभी बताते चल रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा एलटी आर्किटेक्चर जब मैं उसको डेप्थ नॉलेज पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो उस समय ये कन्फ्यूज़न हो कि इंटरफेस क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, आर्किटेक्चर किस तरह से होता है, उसकी आर्किटेक्चर में कनेक्टिविटी किस तरह से होती है। तो ये सभी कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बेसिक्स बताते चलूँगा। और जब प्रोटोकॉल्स के बारे में जाऊँगा डिटेल्स में तो उसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो चलिए हम लोग एलटी आर्किटेक्चर, एलटी इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। उसके पहले जो टॉपिक टिल पार्ट 3 तक जो डिस्कशन हो उसके बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये क्वेश्चंस है कि अगर मेरे पार्ट 1 और 2 और 3 में से देखेंगे तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था DUT। इसका मतलब क्या है, DUT क्या है ये आप जाके देखना। आप DUT होता क्या है, डिवाइस अंडर टेस्ट इसको बोलते हैं। DUT फुल फॉर्म होता है DUT। ये ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कशन किया है मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे कि इसके बारे में कैसे इसका कहाँ पे इसको रखते हैं, किस तरह का टेस्टिंग करते हैं, मॉडम क्या होता है, तो ये सभी डिटेल्स है। सेकंड में था कि व्हाट इज़ फंक्शनल स्ट्रेट थ्रूपुट टेस्टिंग ETC, जितना है इसमें ये सभी टेस्टिंग होता क्या है। तो इसके बारे में भी जाके स्मोक टेस्टिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग मैंने ऑलरेडी बताया, आप इसको जाके देखिए। क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन पे ये फंक्शनल टेस्टिंग आपको मालूम है, थ्रूपुट टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, या थ्रूपुट टेस्टिंग है क्या, स्ट्रेस टेस्टिंग है क्या, स्मोक टेस्टिंग क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज ज़रूर रखें। हम लोग करते हैं वाई फील्ड टेस्टिंग फॉर द मॉडम और ई-नोट बी, मीन्स हमें मोबाइल का यूई का टेस्टिंग या मॉडम का टेस्टिंग और ई-नोट बी का टेस्टिंग जो है हम लोग फील्ड में भी क्यों करते हैं, फील्ड टेस्टिंग क्यों करते हैं उसका। लैब में भी तो ये टेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग, मॉडम का हो या ई-नोट बी का टेस्टिंग हो,
अगर यूवी का टेस्टिंग मीन्स मोबाइल का टेस्टिंग करने जा रहे हैं या इनोड बी का टेस्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग, एल का टेस्टिंग में जा रहे हैं, ये सभी, तो ये सभी ज़रूरी है कि फील्ड में टेस्ट किया जाए या लैब में ही बैठे बैठे कर सकते हैं इसको। ये तो बहुत सारे मैंने बताया, पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे तो बताया मैं कि फील्ड में और लैब दोनों में टेस्टिंग हो सकता है, लेकिन फील्ड टेस्टिंग में जाके हम वो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, उसका कारण ऑलरेडी मैंने बताया है। इसके इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर मॉडर्न इनोड बी टेस्टिंग, इसके बारे में भी मैंने बताया कि कौन कौन सा टूल्स हम लोग एल में यूज़ करते हैं इनोड बी के लिए, और मॉडर्न के लिए कौन कौन सा टेस्टिंग टूल्स यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया है। व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग यू यूज टू परफॉर्म इन योर डे टू डे एक्टिविटी, आपके इंटरव्यू में जाते हैं क्वेश्चन के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी क्या है। एज अ टेस्ट इंजीनियर, एल प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर आप जा रहे हैं कहीं पर, तो आपकी डे टू डे आपकी एक्टिविटी क्या है, क्या करते हैं टेस्टिंग में, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि डे टू डे एक्टिविटी मेरी क्या है, किस तरह का टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्टिंग हम लोग करते हैं एल में। तो सेम अगर RF ड्राइव टेस्ट इंजीनियर है तो और एल के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं तो सेम जो आपने RF में बोलते हैं कि मैं जाके वहाँ जाके थ्रूपुट टेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट कॉल कर रहा हूँ, लॉन्ग कॉल टेस्टिंग करता हूँ, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी अगर फील्ड इंजीनियर टेस्ट फील्ड इंजीनियर टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो ये सेम बोल सकते हैं। अगर आप लॉग एनालिसिस के लिए जा रहे हैं, लॉग एनालिसिस के लिए मीन्स आपने किसी ने आपको लॉग कलेक्ट करके लाइव नेटवर्क से आपको किसी ने लॉग दे दिया और आपको उसको एनालिसिस करते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं मैं एनालिसिस पार्ट में करता हूँ, या फील्ड कलेक्शन लॉग कलेक्शन में जाता हूँ, या लैब से लॉग कलेक्ट करता हूँ। तो एज ए टेस्ट इंजीनियर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं केवल एनालिसिस करता हूँ, मैं टेस्टिंग नहीं करता हूँ या लॉग कलेक्शन नहीं करता हूँ। तो आपको लैब से भी आप लॉग्स को कलेक्ट कर सकते हैं उस सिनेरियो को यूज़ करके। छठा क्वेश्चन है ऑन विच 3GPP स्पेसिफिकेशन यू आर वर्किंग, आप किस स्पेसिफिकेशन पे वर्क कर रहे हैं। आपको 3GPP का स्पेसिफिकेशन याद रखना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में ही पार्ट 3 में ऑलरेडी बताया कि 3GPP का स्पेसिफिकेशन क्या है और इसके बारे में डिस्कशन भी। आप यहाँ पे देखेंगे तो 3GPP का स्पेसिफिकेशन मैंने दिखाया था यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन आप फोकस करना कि आपको फोकस करने का मेन है कि आप RRC, PDCP, RLC, मैक और फिजिकल लेयर, इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दें। फिजिकल लेयर भी छोड़ भी सकते हैं, तो मैक से यहाँ से लेके RRC लेयर तक को आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस पर काम करता हूँ, RRC L2 और L3 लेयर पे काम करता हूँ। तो इसका 3GPP स्पेसिफिकेशन आपको याद रहना चाहिए। मीन्स 36.322, 36.323, 36.331 RRC के लिए, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर इंटरव्यूअर पूछता है इंटरव्यूअर आपसे कि आप किस 3GPP पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये नंबर बताना पड़ेगा। आपको तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सातवां क्वेश्चन कि ऑन विच 3GPP रिलीज यू आर वर्किंग, 3GPP का रिलीज़ कौन सा वर्किंग है। आप LTE में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप उस रिलीज़ कौन सा रिलीज़ में काम करते हैं। 3GPP का रिलीज़ कौन से है, 8, 9, 10 मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। 8, 9, 10 आप जाएंगे, 11, 12, 13 इसके बारे में ही मैंने बताया था आपको। ये देखिए 3GPP का रिलीज़ है। अगर आप इस पर रिलीज 10 की बात करें तो कैरियर एग्रेशन, माइमो, सॉन, सेल्फ। अगर रिलीज 13 IoT, मशीन टू मशीन, नैरो IoT, इस पे काम कर रहे हैं, या रिलीज 8 पे काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको मोर डिटेल्स आपको इसी पे इंटरव्यू पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम अभी क्या चल रहा है कि आप LTE एडवांस और उसके बाद कुछ पार्ट आप 5G के पे भी वर्किंग, लोग बहुत सारे लोग 5G पे भी काम कर रहे हैं उस पर, तो 5G का भी कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आप रिलीज 10 LTE एडवांस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करियर एग्रीगेशन के, माइमो, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन और OFDM में माइमो जितनी है, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस टॉपिक्स पे, किस रिलीज पे आपको बोलना है। जो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो उस टॉपिक को आपको बोल दो कि ये रिलीज मैं उस रिलीज़ पे काम कर रहा हूँ और ये सभी रिलीज़ में ये टॉपिक्स में मैं काम करता हूँ। आठवां क्वेश्चन था व्हाई दिस 3GPP स्पेसिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, क्यों 3GPP का स्पेसिफिकेशन क्यों जरूरी है। ये भी क्वेश्चन आप मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे, मीन्स टॉपिक पार्ट 2 में, टॉपिक 2 में, तो वहाँ पे ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एक होता है कि हैव यू राइट एनी टेस्ट केस ऑन रेफरेंस ऑफ 3GPP, मीन्स आपने
कोई टेस्ट केस लिखा है, आप लिखा है तो ठीक है, आप टेस्ट केस बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्लियरली बोल दो कि नहीं मैं टेस्ट केस नहीं लिखता हूँ, नहीं बनाता हूँ, हमें ये टेस्ट केस ऑलरेडी बना बनाया मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, या जो भी आपको वो है उसमें बोल देना है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज टूल्स। आपको ऑलरेडी आपने बताया कि मैं QXDM, क्यूकैट, वायरशार्क एंड जीरा टूल पे काम करता हूँ। तो ये सभी टूल्स का क्या काम है, ये तो बेसिक्स आपको नॉलेज होनी चाहिए कि QXDM का क्या काम है, इसका लॉग फाइल किस तरह से सेव करते हैं। तो ये सभी डिटेल्स में आपको बहुत सारी डिटेल्स अभी देनी है इसमें टूल्स के बारे में। QXDM होता क्या है और QXDM किस तरह से दिखाई देता है, उसको लॉग फाइल किस तरह से सेव करते हैं हम लोग, और क्यूकैट क्या है, उसके लॉग फाइल एनालिसिस किस तरह से करते हैं, वायरशार्क में क्या एनालिसिस करते हैं, जीरा टूल्स क्या है, उसको किस तरह से हम डिबगिंग टूल्स जो भी बोलते हैं उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसको ये तो अब ओवरव्यू मैंने दिया, इसके बारे में भी मैं टॉपिक्स उसको विस्तृत इसके बारे में जानकारी दूंगा ज़रूर। तो आप पढ़ते रहिए, 1 बाय 1 टॉपिक सभी बेसिक्स नॉलेज लेते रहते हैं, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे डेप्थ नॉलेज में जाएंगे। तो अभी तक का ये मालूम हो गया होगा कि हम अगर RF ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हैं तो हमें इतनी सारी बेसिक्स नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए जाएंगे। विच सिमुलेटर टूल्स यू आर यूजिंग इन योर डेली एक्टिविटी। कौन सा सिमुलेटर टूल्स, अगर मान लिया फील्ड में नहीं जा रहे हैं आप और आपको टेस्टिंग कर लिए दे दिया गया, ऑफिस में आप हैं, वहाँ पे एक सिमुलेटर टूल दे दिया गया और उसी को यूज़ करके आपको लॉग फाइल कलेक्ट करना है, तो उसी को सिमुलेटर मीन्स CMW500 जो एक टूल है, उसको भी यूज़ करके हम लोग एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उसी से हम लोग डेली एक्टिविटी के लिए यूजिंग सिमुलेटर टूल्स को यूज़ करते हैं नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। सेम नेटवर्क मीन्स एक लैब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इस सिमुलेटर का यूज़ करके हम लॉग फाइल्स कलेक्ट करते हैं। तो आप बोल सकते हैं ये सभी डिटेल्स। तो ये सभी डिटेल्स जो था अभी जितने 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं, ये सभी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 टॉपिक्स से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये अगर नहीं भी पूछे जा सकते हैं तो आपको ये बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। ये थोड़ा पार्ट 3 का क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, जो आज का हम लोग का पार्ट 4 का टॉपिक्स होगा। तो हम लोगों ने पार्ट 3 में ऑलरेडी 3GPP स्टैंडर्ड बेसिक नॉलेज ऑफ 3GPP स्पेसिफिकेशन रिलीज हमने पढ़ लिया है। आज के टॉपिक्स हम लोग बात करते हैं LTE आर्किटेक्चर के बारे में और उसके इंटरफेस और प्रोटोकॉल्स कैसे वो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, उसका इंटरफेस क्या होता है एक दूसरे के बीच में, और कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है वहाँ पे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक में LTE आर्किटेक्चर ही, नहीं तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया आज, तो LTE आर्किटेक्चर के बारे में ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज के। ये है LTE का आपका बेसिक आर्किटेक्चर, मीन्स UV मोबाइल है, मीन्स यूज़र इक्विपमेंट, और यहाँ पे एक इंटरफेस जो है UV, और एक इसके साथ यूट्रॉन, फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नल और ट्रैफिक दोनों जाएगा यहाँ से, यूट्रॉन से EPC इवॉल्व पैकेट कोर, इसमें S1 इंटरफेस, और वहाँ से कोर नेटवर्क को मीन्स PDN नेटवर्क SGI से कनेक्ट होके वहाँ पे आपको PDN नेटवर्क से कनेक्ट होगा। तो UV मीन्स यूज़र इक्विपमेंट, मीन्स आपका मोबाइल, यूट्रॉन इवॉल्व UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, मीन्स यहाँ पे अगर 2G की बात करें तो BTS, और E-Node B, यहाँ 4G की बात करें तो E-Node B मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ E-Node B मीन्स मोर देन 2, 3, 4, 5 E-Node B को कंबाइंड करके एक यूट्रॉन हम लोग बोलते हैं, इसको यूट्रॉन हो गया ये। उसके बाद हो जाता है इसको S1 इंटरफेस से कनेक्ट होता है EPC में बहुत सारी इक्विपमेंट कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर इससे ऐड होते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए कि एक LTE आर्किटेक्चर ये बेसिक्स है, मीन्स एक मोबाइल कनेक्ट करेंगे, यूट्रॉन समझना पड़ेगा कि यूट्रॉन कुछ भी नहीं है, मोर देन 2 E-Node B का ये कॉम्बिनेशन, इसको यूट्रॉन बोलते हैं। ये भी EPC भी इवोल्व पैकेट कोर नेटवर्क है, और ये भी किसी का कॉम्बिनेशन होगा, डिफरेंट नेटवर्क का एक कॉम्बिनेशन होगा, इसको हम लोग EPC बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में और थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे आया मैंने LTE का आर्किटेक्चर,
यहाँ पर हो गया। यहाँ पे देखेंगे आप LTE मैंने पिछले भी दिखाया कि LTE U यहाँ पे देखा है, मिस U मीन्स LTE का मोबाइल मैंने लिया, और एक यहाँ पे एक इंटरफेस हुआ UV इंटरफेस जो भी ई नोड बी के बीच में होगा। और ई नोड बी आप ई यूट्रॉन को देखा यहाँ पे, ई नोड बी एक यहाँ ई नोड बी और एक ऊपर में ई नोड बी, और दोनों के बीच में X2 प्रोटोकॉल्स यूज़ किया गया। ओके, X2 प्रोटोकॉल्स यूज़ हुआ यहाँ पे। और EPC को डिवाइड किया गया तो नंबर ऑफ MME आ गया। उसके बाद इसमें सर्विस गेटवे आ गए, SGW यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पे SGW और यहाँ पे PGW पैकेट गेटवे, और इसी पैकेट गेटवे की कनेक्टिविटी PCRF से, और यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी IMS PDN से हो जाती है। तो आपको दो लाइन डिफरेंट दो लाइन दिखाई दे रही है, एक कंट्रोल प्लेन पाथ होता है, एक यूज़र डेटा पाथ होता है। तो आपको ये सभी बेसिक्स आपको याद पड़ना कि यहाँ पे ई नोड बी अगर प्रोटोकॉल्स इंजीनियर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ई नोड बी के बीच में ई नोड बी के बीच में X2 इंटरफेस यहाँ पे आपको X2 इंटरफेस यहाँ पे दोनों ई नोड बी के बीच में हो रहा है। इसके बाद ई नोड बी टू MME, ई नोड बी टू MME S1 MME इंटरफेस है। वहाँ से फिर आप देखते हैं कि MME टू HSS X6A इंटरफेस है, और दो MME के बीच में S10 इंटरफेस होता है, और MME से SGW के बीच में S1 इंटरफेस होता है, और यहाँ पे SGW मीन्स सर्विस गेटवे और P गेटवे दोनों के बीच में S5 और S इंटरफेस होता है। तो ये सब इंटरफेस, और ई नोड बी टू सर्विस गेटवे S1 U इंटरफेस होता है। ये इंटरफेस आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आप कहीं भी इंटरफेस अगर आप जा रहे हैं तो इंटरव्यू में कि पूछा जा सकता है MME और MME के दो MME के बीच में कौन सा इंटरफेस होता है, आपको दो ई नोड बी के बीच में क्या इंटरफेस होता है, कौन सा इंटरफेस होता है, ये सभी सर्विस गेटवे होता क्या है, P गेटवे होता क्या है, इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ होती है, ई नोड बी का क्या फंक्शन है, MME का क्या काम है, P गेटवे का क्या काम है। तो ये सभी डिस्कशन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको देखना जरूर पड़ेगा कि होता क्या है। तो ये बहुत सारी बेसिक क्वेश्चंस है। आप अगर RF इंजीनियर में आप वर्क कर रहे हैं, RF इंजीनियर ऑलरेडी हैं आपको, तो ये सभी बेसिक्स आइडिया आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ मैं MME का क्या वर्क है, ई नोड बी का क्या वर्क है, और इसका फंक्शनलिटी किस तरह काम करता है। इसमें आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर में दो लाइन दिखाई दे रहा है, एक डॉटेड लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूज़र डेटा पाथ, और डॉटेड लाइन का मतलब है कि कंट्रोल प्लेन पाथ। इसका मतलब क्या है, यूज़र प्लेन पाथ मीन्स कैरीज द डेटा स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट टू द यूज़र एंड डिस्टिंग्विश डेटा स्ट्रीम्स टू एंड फ्रॉम द सर्किट स्विच, पैकेट स्विच एंड ब्रॉडकास्ट कंट्रोल डोमेन। ये आपको क्लियर हो गया। और ये कंट्रोल प्लेन क्या होता है, कंट्रोल प्लेन पाथ क्या है, कैरीज द नेटवर्क सिग्नलिंग मैसेज। ये क्या करता है, कंट्रोल प्लेन जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डॉटेड लाइन, यहाँ से आपको केवल सिग्नलिंग डेटा आपको यहाँ से वहाँ तक पास होगा, इसके थ्रू होगा। तो ये सभी आपको कंट्रोल प्लेन में कौन कौन से आते हैं, कंट्रोल प्लेन किस तरह से दिखाई देता है, यूज़र प्लेन किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं उसमें, तो ये सभी आपको याद रहने चाहिए। थोड़ा सा बेसिक्स देखिए, यूट्रॉन को ही थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखने के लिए मैंने यहाँ पे इसको बना दिया था कि यूट्रॉन ये है, यूट्रॉन में ई नोड बी का काम क्या क्या है, X2 इंटरफेस दो ई नोड बी के बीच में, ई नोड बी सेम वही टॉपिक जो मैं यहाँ पे दिखाया था, इसी सेम वही चीज़ थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया, सेम थोड़ा सा विजिबल अच्छा हो गया। इसमें थोड़ा सा दिखाएगा कि ई नोड बी का फंक्शनल क्या है, किस तरह से ई नोड बी काम करता है, ई नोड बी का क्या काम है, MME का क्या काम है, या PDN गेटवे का क्या काम है, सर्विंग गेटवे का क्या काम है। तो ये सभी डिटेल्स, HSS का क्या काम है, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो इसको चलिए थोड़ा सा और मैं रिटर्न दिखा देता हूँ कि क्या फंक्शन ऑफ LTE एलिमेंट्स का क्या फंक्शन है। ई नोड बी का फंक्शन क्या होता है आपको बेसिक्स मालूम तो होना चाहिए। रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका, रेडियो बैरियर कंट्रोल, मोबिलिटी मैनेजमेंट, एडमिशन कंट्रोल, डायनेमिक रिसोर्स कलेक्शन। ई नोड बी का काम ये है। MME सिलेक्शन, पेजिंग मैसेज शेड्यूलिंग, शिफरिंग, राउटिंग प्लेन, पैकेट कंप्रेशन, और MME का काम जो है ऑथेंटिकेशन, मोबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैकिंग एरिया अपडेट,
NAS signaling, paging procedure, bearer activation and deactivation process, service gateway selection for a UE at the initial path. ये होता है इनोड बी और एमएमई का काम। दूसरा टॉपिक्स क्या होता है, सर्विस गेटवे और पी गेटवे। सर्विस गेटवे और इसका एलिमेंट्स का काम क्या है कि सर्विस गेटवे का काम है रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ यूजर डेटा पैकेट्स, responsible for inter handover in the U plane and provide mobility between LTE other type of network। ये होता है सर्विस गेटवे का। पी गेटवे का क्या काम क्या है कि अगर हमको यूज़ करना है, डेटा यूज़ करना है, तो वहाँ पे यूवी आईपी एलोकेशन मीन्स मेरे यूवी को आईपी एलोकेट करता है ये पी गेटवे, आईपी रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग करता है, और ये पीसीए फंक्शन रिस्पॉन्सिबल डिक्टेटिंग क्यूएस एंड बैंडविड्थ पैरामीटर फॉर सब्सक्राइबर सेशन। तो ये इसका फंक्शन है। ये थोड़ा सा इसके बारे में ये डिटेल्स में आपको बता दिया। ये होता है आपका LTE का आर्किटेक्चर कि LTE आर्किटेक्चर इस तरह से होता है। इसमें ये कनेक्टिविटी होती है और ये इसका इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस के बारे में भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया कि इंटरफेस आपको बेसिक थोड़ा सा बताया था वहाँ पे। यहाँ पे अगर आप जाएंगे डिटेल्स में तो ये इंटरफेस क्या होता है, LTE इंटरफेस, और उसमें प्रोटोकॉल्स जो भी यूज़ हो रहे हैं ये आपको LTE इंटरफेस के बारे में हो रहा है। LTE U मीन्स आपको देखा होगा आपने कि LTE U इंटरफेस किसके बीच में था, UV और इनोड बी के बीच में इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या था, यहाँ पे था आपको ये टॉपिक में, यहाँ पे आ जाइए बेसिक्स, यहाँ पे थोड़ा और था, यहाँ पे क्या था यू यहाँ पे यू तो सेम यहीं पर डिस्कशन करके यहाँ पर बताया गया है ये कि इसका इंटरफेस जो था, इसमें ये टॉपिक्स मैं बोला था कि ठीक है मैं पहले ही बताऊंगा इसको, एक ही टॉपिक्स बताऊंगा आर्किटेक्चर के बारे में, लेकिन चलिए थोड़ा सा वो टॉपिक्स थोड़ा सा उससे रिलेटेड है आर्किटेक्चर से, तो इसके बारे में आज ही पार्ट 5 भी कंप्लीट कर दे रहा हूं मैं कि इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में डिस्कशन कर लूँगा। आज प्रोटोकॉल्स के बारे में तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, आपको ये दिखा दो कि हाँ इंटरफेस कौन कौन से है। ये आपको दिखाई दे दिया कि यू जो इंटरफेस है उसमें यूट्रा एक प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है जो यूवी और इनोड बी के बीच में होता है। फिर होता है ऑलरेडी मैंने बताया कि X2 एक इंटरफेस होता है मीन्स दो इनोड बी के बीच में, और इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं दो इनोड बी के बीच में उसको हम लोग X2 AP प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, और GTPU प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं दो इंटरफेस दो इनोड बी के बीच में। फिर होता है इंटरफेस, आपने देखा S1U, ये इंटरफेस किस में था, इनोड बी और SGW के बीच में था, ये इंटरफेस था, और इसमें प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होगा दोनों के बीच में SGW और इनोड बी के बीच में वो होगा GTPU। तो ये सभी जो प्रोटोकॉल्स है इसके बारे में 1 by 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे कि GTPU क्या है, S1AP क्या है, GTPC क्या है, इसके बारे में टनलिंग कौन सा टनलिंग है, GPRS टनलिंग में क्या है वो, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे इसके बारे में। तो ये थोड़ा सा बेसिक में आर्किटेक्चर के साथ में आ रहा है इसलिए मैंने इसको बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर S1 जो है, S11 जो है ये तो ऑलरेडी बताया था कि MME और SGW के बीच में आएगा ये S11 इंटरफेस जो होगा, और इसमें प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होता है उसमें GTPC यूज़ होगा। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिखा सभी के बारे में, यहाँ पे इंटरफेस, प्रोटोकॉल्स यूज्ड और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों के बारे में यहाँ पे डिटेल, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। लास्ट में S5 प्रोटोकॉल्स, S5 जो है वो किसके बीच में होता है, S5 होता है SGW और PGW के बीच में फॉर द कंट्रोल प्लेन एंड यूज़र प्लेन। S5 is between an SGW and PGW for the control plane and user plane, and the S5 interface provides a GTP tunnel per barrier for the user plane and GTP tunnel management for the control panel. For inter-PLMN and S8 interface is used instead of S5। तो आपको यहाँ पे S5 और S इंटरफेस दोनों के बीच में होता है, SGW और PGW के बीच में। तो ये मालूम आपको होना चाहिए कि S5 कब यूज़ इंटरफेस होता है और S8 इंटरफेस कब यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखा होगा कि आपने ऑलरेडी बताया कि फॉर इंटर PLMN एंड S8
इंटरफेस इज यूज इंस्टेड ऑफ S5। तो ये होगा इंटरफेस के बारे में। और एक और है थोड़ा सा, ये 2 इंटरफेस और है 3। S6A इंटरफेस, इसमें S6A इंटरफेस क्या होता है कि आप HSS एंड MME के बीच में होता है ये इंटरफेस। An interface S6A interface for the control plane between HSS and MME. It exchange user subscription authentication information. ये exchange क्या करता है, यूज़र का सब्सक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। और इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होता है उसमें डायमीटर बोलते हैं उसको। और इसका इंटरफेस जो हो गया वो S6A इंटरफेस हो गया। सेकेंड लास्ट है GX जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, PCRF एंड PGW के बीच में होता है। ये क्या होता है कि PCRF क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है पॉलिसी कंट्रोल एंड चार्जिंग रूल्स फ्रॉम द PCRF टू द PGW टू सपोर्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पॉलिसी एंड चार्जिंग कंट्रोल। आपका कितना बैलेंस है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है या नहीं है, आपका बैलेंस तो आपका वैलिड रिचार्ज है या नहीं है। तो ये सभी एक्सचेंज एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करने के लिए इसमें क्या होता है, इसको हम लोग इंटरफेस को GX इंटरफेस को यूज़ करते हैं। और इसमें प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होता है उसमें डायमीटर प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है। तो डायमीटर का टेक्निकल नेम और दूसरा भी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। लास्ट प्रोटोकॉल इंटरफेस जो है SGI, ये इंटरफेस क्या होता है, PGW एंड PDN के बीच में होता है। और एन इंटरफेस फॉर द कंट्रोल एंड यूज़र प्लेन बिटवीन ए PGW एंड PDN। तो ये इसके बारे में इंटरफेस और इसके बीच में प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया। तो ये आपको थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा कि ये प्रोटोकॉल्स किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। तो आज के टॉपिक में आज हम लोगों ने बात किया प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो LT पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों आज कंप्लीट कर दिया मैंने, क्योंकि इसी से रिलेटेड था, आर्किटेक्चर से रिलेटेड था। तो मैंने इंटरफेस और ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया आज का। ये देखिए आज का टॉपिक्स जो था ये इंटरफेस और प्रोटोकॉल्स जो था ये तो कंप्लीट कर दिया मैंने। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग बात करेंगे और डिस्कशन और डिटेल्स में जाएंगे कि ये जो है कि प्रोटोकॉल्स जो है कौन कौन से लेयर होते हैं, ये किस लेयर में आता है, कंट्रोल प्लेन में कौन कौन से लेयर्स आते हैं, RRC है, RLC है, मैक है, जो भी लेयर्स है वो कौन कौन से लेयर, L1 L2 L3 आपने देखा होगा। कोई बोलता है L2 L3 पे काम करता हूँ, L1 लेयर पे काम करता हूँ। तो ये होता क्या है, ये सभी डिटेल्स आपको डिस्कशन आप जाएंगे, अभी थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो कोई बोलेगा कि मैं L2 L3 पे काम करता हूँ, इसका मतलब क्या है। कोई बोलेगा मैं L1 लेयर पे काम करता हूँ, कोई बोलता है मैक लेयर पे काम करता हूँ, कोई RRC लेयर पे, NAS लेयर पे काम करता हूँ मैं। तो ये डिफरेंट कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको कोई भी L2 L3 बोल देना है या L1 पे काम करते हैं L1 बोलना है। तो इसका मतलब टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पर काम करते हैं, किस लेयर पे काम कर रहे हैं। RRC लेयर मीन्स काम कर रहे हैं, RRC लेयर्स पे काम कर रहे हैं, मैक लेयर पे काम कर रहे हैं। तो अब ये टॉपिक्स आपको याद पढ़ना पड़ेगा। जो भी टॉपिक्स, जैसे मैंने बोल दिया मैक लेयर पे काम कर रहा हूँ मैं, तो मैक लेयर पे जो काम कर रहा हूँ तो उस टॉपिक्स को हमको याद रखना पड़ेगा कि उस मैक लेयर में कौन कौन से टॉपिक्स एज ए प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर हमको पढ़ना है। अगर मैं RRC बोल रहा हूँ तो उस टॉपिक्स में हमें कौन से टॉपिक्स आएंगे जो पढ़ने हैं। अगर मैक लेयर की बात करूँ, मैक में आप बोल सकते हैं कि ठीक है मैंने हार्क के बारे में पढ़ा, आप उसमें अगर तो ये सभी डिटेल्स हार्क के बारे में पढ़ा। अगर RLC के बारे में, नैक में कोर पार्ट में जाते हैं तो कोर के बारे में बहुत सारे नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये सभी डिस्कशन हम लोग 1 बाय 1 करते चलेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक आर्किटेक्चर था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में पढ़ेंगे कि यह प्रोटोकॉल स्टैक होता क्या है और उसमें कौन कौन से लेयर L1 लेयर में आते हैं, कौन कौन से L2 लेयर में, कौन सा L3 लेयर में आते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक्स को आएंगे। तो आज का टॉपिक्स जो था उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज हम लोग जो डिस्कशन किया वो LT आर्किटेक्चर के बारे में और LT इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल्स, जो बेसिक्स नॉलेज उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी भी टॉपिक्स जो पार्ट 5 में थोड़ा सा टॉपिक्स और डिस्कशन करना है। LT प्रोटोकॉल्स का प्रोटोकॉल स्टैक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग उसको ट्राई करेंगे कि LT चैनल डाउनलिंक और अपलोड चैनल्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर सकें। तो ये था
आज के टॉपिक्स का आज का टॉपिक्स नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन ज़रूर आप याद करनी, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िए ज़रूर। ये बेसिक क्वेश्चंस है, आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। ये इसमें कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि हाँ ये हमको मालूम नहीं है कि QXDM क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सभी कन्फ्यूज़न होती है। तो आप जाके ये सभी ज़रूर पढ़ें, थोड़ा याद रखें, माइंड में याद रखें 3GPP के बारे में। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको याद रहना चाहिए कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, किस तरह का काम कर रहा हूँ। तो ये सभी प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के टॉपिक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि प्रोटोकॉल्स और प्रोटोकॉल स्टैक्स, और ट्राई करेंगे कि हम लोग चैनल्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करें। आज के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।